हेलो, वेलकम बैक। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 2 है ये। इसके पहले हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रिगार्डिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर आगे हम बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बात करी थी कंडक्टिविटी की। तो मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं जबकि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। वहीं पे हमने बात करी थी उसके आगे डक्टिलिटी की। मेटल्स डक्टाइल होते हैं जबकि नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल। फिर हमने बात करी थी मेलेबिलिटी की। तो मेटल्स मेलेबल होते हैं जबकि नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होते हैं। फिर हमने बात करी थी फिजिकल स्टेट्स की। तो मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं मोस्टली, और जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो लिक्विड, सॉलिड और गैसेस तीनों स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हमने बात करी थी लस्ट्रस की, कि मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, दैट इज शाइनी, एंड जो नॉन मेटल्स हैं वो आपके नॉन लस्ट्रस है मोस्टली। कुछ एक्सेप्शंस हैं, आज उनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी सोनोरिटी। तो मेटल्स सोनरस होते हैं जबकि नॉन मेटल्स नॉन सोनरस होते हैं। इसके अलावा हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो थी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का हाई होता है जबकि नॉन मेटल्स का लो होता है। ये सारी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। इसके आगे हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि मेटल है या नॉन मेटल है। जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी की, कि इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी दो टाइप्स की होती थी, एक डोनेट करने और एक एक्सेप्ट करने। तो मेटल्स डोनर्स थे और नॉन मेटल्स एक्सेप्टर्स थे। वहीं पे आगे हमने पढ़ी थी वैलेंसी, कि 1 2 3 वैलेंसी जिन भी एलिमेंट्स की है वो मोस्टली क्या है, मेटल्स हैं, और जिनकी भी 5 6 7 है वो मोस्टली क्या है, नॉन मेटल्स है। उसके अलावा हमने पढ़ा था ऑक्साइड का टाइप, कि जो मेटल्स होते हैं उनका ऑक्साइड नेचर में बेसिक होता है, और जो नॉन मेटल्स है उनका एसिडिक होता है। वहीं पे आगे हमने टाइप ऑफ आयन पढ़ा था, कि भाई मेटल्स हैं जो कौन से कैटायन को कैरी करते हैं, और जो नॉन मेटल्स हो एनायन को कैरी करते हैं। तो इसीलिए मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए। एक चीज और पढ़ी थी हमने, वो था रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेटल्स जो थे आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स थे और आपके नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे। आज हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की। जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उन्हीं के रिलेटेड जो एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक्सेप्शंस फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जैसे कि हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कंडक्टिविटी, तो यहां पर हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, यहां पर हम मेटल और नॉन मेटल्स के एक्सेप्शन लिख लेंगे। यहाँ मेटल में लिख लेंगे, यहाँ नॉन मेटल में लिख लेंगे। जो भी प्रॉपर्टी जिसके अंदर एक्सेप्शन है उसका यहाँ लिख लिया जाएगा, बाकी ब्लैंक कर जाएगा। पहली प्रॉपर्टी आपकी थी कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने देखा था कि मोस्टली मेटल्स क्या है, सारे गुड कंडक्टर्स हैं, और नॉन मेटल्स क्या है भाई, सारे बैड कंडक्टर। बट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला एक्सेप्शन आपका कहां आ गया, कंडक्टिविटी के अंदर। मेटल्स तो कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि नॉन मेटल के अंदर एक नॉन मेटल है जिसका नाम क्या है, ग्रेफाइट, जो कि एलोट्रोपिक, इसका कार्बन का एलोट्रोपिक ग्रेफाइट, जो कि क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा पॉइंट। दूसरी बात करते हैं फिजिकल स्टेट के अंदर। फिजिकल स्टेट के अंदर हमने मेटल्स पढ़े थे मोस्टली सॉलिड, और नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों। लेकिन एक ऐसा मेटल है जिसका नाम क्या है, मर्क्यूरी इज लिक्विड, जो क्या होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। तो आपका एक्सेप्शन क्या हो गया, मरकरी सॉलिड होना चाहिए था एज अ मेटल, बट क्या होता है, लिक्विड होता है, कहाँ, रूम टेम्परेचर पर। जितनी भी आपकी स्टेट्स डिफाइन करी जाएंगी वो सारी रूम टेम्परेचर पर ही की जाएंगी। वैसे तो नॉन मेटल्स में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवेलेबल होते हैं, बट एक एक्सेप्शन नहीं है उसका, बट आप कंसिडर कर सकते हो एज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो नॉन मेटल है उनमें सिर्फ एक ही लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है, जो कि है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल दैट इज लिक्विड, जो कि क्या है भाई, लिक्विड है। थर्ड पे आते हैं हम,
कंडक्टिविटी हो गई, फिजिकल स्टेट हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये दो हम डिस्कस कर चुके हैं, कंडक्टिविटी और फिजिकल स्टेट। थर्ड पे हम आते हैं, थर्ड है हमारा लस्टर। हमने देखा था कि मेटल्स सारे कैसे हैं, लस्टर्स हैं, लेकिन एक नॉन मेटल है जो कैसा है, लस्टर्स है, जिसका नाम क्या है भाई आपका, आयोडीन। क्या नाम है भाई, आयोडीन। तो आयोडीन कैसा है, नॉन मेटल होते हुए भी लस्टरस, आयोडीन इज लस्टरस। नेक्स्ट हम एक्सेप्शन पे आते हैं, नंबर 4, वो हमारा है प्रॉपर्टी हार्डनेस की। हार्डनेस में हमने देखा था कि मेटल्स जनरली कैसे हैं, हार्ड इन नेचर, मतलब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि आप उनको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन दो ऐसे नॉन मेटल्स हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि बहुत सॉफ्ट है। सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको इजीली कट कर सकते हैं नाइफ के थ्रू, कैन बी कट बाय नाइफ। जबकि नॉन मेटल के अंदर हार्डनेस हमने देखी थी कि कम होती है। तब भी एक ऐसा नॉन मेटल है डायमंड, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। अब यहां पे मैं आपको दो चीजें स्पेसिफाई कर देता हूं, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। ये डायरेक्टली कार्बन नहीं है, कार्बन की फॉर्म है, जो एक बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे कार्बन्स। तो ये एलोट्रॉप फॉर्म है कार्बन की, ग्रेफाइट और डायमंड। जहां पर ग्रेफाइट आपके कंडक्टर है, गुड इलेक्ट्रिसिटी, और जो डायमंड आपको हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है आपकी, जो एक्सेप्शन के अंदर कंसिडर की जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ एक्सेप्शन आपका किस में आएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का तो इशू कोई भी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट जो मेटल और नॉन मेटल है उसमें कुछ नहीं है इशू, बट इशू कहाँ है, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर। अभी हमने देखा कि सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट है, अगर वो सॉफ्ट है तो फिर उनको इजीली मेल्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा ही एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए आपका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया, तो मेल्टिंग पावर, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सॉलिड्स के अंदर, हाई होता है। तो सोडियम पोटेशियम इनका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। इनके अलावा दो और हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट इनसे भी ज्यादा वीक है या इनसे भी ज्यादा लो है, जो है आपके गैलियम एंड सीजियम, हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि ये इससे और भी कम है, और भी कम है का मतलब ये इतना कम होता है कि अगर आप गैलियम और सीजियम को अपने हाथ पर, पाम पर रखेंगे और उसको थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे, प्रेस करने का मतलब उसको कंपाउंड को बंद कर लेंगे आप, तो आपको थोड़ी ही देर में वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मतलब आपके बॉडी टेम्परेचर के ऊपर वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो अभी हमने 5 एक्सेप्शंस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला था हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के अंदर हमने देखा मेटल्स में सारे गुड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर सब बैड कंडक्टर होते हैं। भी एक ऐसा है जो क्या है, गुड कंडक्टर, जो कि क्या था हमारा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के अंदर मेटल सारे क्या होते हैं, नॉर्मली सॉलिड होते हैं, बट एक मेटल ऐसा है जो क्या है भाई, लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है, वो कौन है, मर्क्यूरी। वहां पे मैंने आपको लिखा था ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड इन नॉन मेटल। वो एक्सेप्शन नहीं है, बट वो आपको एक आइडेंटिफाई करता है, अलग से कोई प्रॉपर्टी है कि भाई ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, लिक्विड, तो उसको आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था लस्टर के बारे में। तो लस्ट्रस के अंदर आपका
मेटल्स तो लस्ट्रस होते हैं बट नॉन मेटल्स नहीं होते, तो वहां पर आयोडीन था जो कि लस्ट्रस था। उसके बाद हमने हार्डनेस को देखा, तो हार्डनेस के अंदर मेटल्स में क्या था कि सोडियम और पोटेशियम क्या है, सॉफ्ट है, जबकि हार्ड होने चाहिए एज ए मेटल, बट लेकिन ये नहीं होते, तो ये एक्सेप्शन हो गए हार्डनेस को लेके। इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इजीली इनको नाइफ से कट कर सकते हो। उसके बाद हमने वहां पे देखा कि डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते बट वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। देख उसके बाद हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, तो मेल्टिंग पॉइंट के ही है यहाँ पे इशू जो कि सोडियम और पोटेशियम इनके लो मेल्टिंग पॉइंट है, और गैलियम और सीजियम का बहुत ही ज्यादा लो है, इतना लो है कि उसको आप इजीली हाथ पे रखोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर आगे चलते हैं। आगे हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर उनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस, नेक्स्ट हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आपके मेजरली 5 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, मतलब 5 चीजों के साथ आपकी रिएक्शंस को शो कर रखा है। पहली है आपकी एयर, दूसरे है वाटर के साथ रिएक्शन मेटल की, थर्ड है आपका एसिड के साथ रिएक्शन मेटल की, फोर्थ है आपकी रिएक्शन मेटल सॉल्यूशन के साथ, एंड जो लास्ट फिफ्थ है वो है आपकी नॉन मेटल के साथ। और ये आपको एकदम ब्रीफली पढ़नी है, एयर, वाटर, एसिड, मेटल सॉल्यूशन और नॉन मेटल्स के साथ जो भी रिएक्शंस है, किस किस तरीके से कौन कौन से मेटल्स अलग अलग बिहेव करते हैं, वो सारा स्टडी हम करेंगे यहाँ पर। अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि आपकी मेटल की किसके साथ होगी भाई, एयर के साथ होगी। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। मेटल को अगर आप एयर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और एयर के अंदर जिस गैस के साथ मेटल रिएक्ट करेगा वो है आपकी ऑक्सीजन। तो मेटल रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ कर रहा है। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पर वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा भाई, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब इसको प्रोसेस को किया कैसे जाता है कि मेटल को बर्न किया जाता है एयर के अंदर, और मेटल जब बर्न होता है तो रिएक्शन किसके साथ करता है, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो वहां पर क्या बनाएगा भाई, वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। फॉर एग्जांपल Cu, that is copper, react with oxygen and gives copper oxide. यहां पर आपको केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपको मैं बता चुका हूं पहले, फिर भी बता देता हूं एक बार। यहां पर हम यहाँ पर सॉलिड लिख रहे हैं, सॉलिड लिख रहे हैं मतलब हम उसकी स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हम जी गैस लिख रहे हैं, मतलब उसके स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्टेट्स को डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए एग्जाम्स के अंदर। बाकी समझने के लिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बाकी स्टेट्स को डिफाइन करके जितना भी आप एग्जाम्स के अंदर कंटिन्यू रखेंगे तो आपके मार्क्स बेटर होंगे। मेटल को एयर के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर क्या आया भाई, आपके मेटल ऑक्साइड। अब इसके अंदर देखिए कुछ मेटल हैं ऐसे जिनके बारे में कुछ चीजें डिफरेंट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चलिए आगे देखते हैं इसी में एक और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो बना देगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। क्या बन जाएगा भाई, Al2O3। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। 4 एल्यूमिनियम इधर, 4 इधर, 6 ऑक्सीजन इधर और 6 ऑक्सीजन इधर। अब यहाँ पर आपको जो समझने वाली बात है इसके अंदर वो क्या है कि हमने अभी अभी केमिकल रिएक्शंस, वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में, नॉन मेटल्स में हमने देखा कि जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, क्या होती हैं भाई, मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, वो नेचर में कैसी होंगी, बेसिक होंगी। नेचर में कैसी होंगी, बेसिक। लेकिन कुछ ऐसी ऑक्साइड्स भी होती हैं जैसे कि एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, जो नेचर में बेसिक और एसिडिक दोनों स्टेट को शो करती है, दोनों नेचर को शो करती हैं। तो ऐसी ऑक्साइड्स जो क्या करें,
अपना बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर शो करें, उन ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होगी? शोज बोथ बेसिक एंड एसिडिक नेचर। ऐसी ऑक्साइड जो क्या करेंगे आपकी भाई बेसिक और एसिडिक दोनों ही नेचर को शो करेगी। अब जब दोनों ही नेचर को शो करेगी तो वो दोनों ही के साथ रिएक्शन करेगी, दोनों के साथ मतलब बेस के साथ भी रिएक्शन करेगी और एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगी। कैसे करेगी रिएक्शन? क्योंकि आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूं, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होती है, जो कि क्या होती है, अगर एसिड और बेस आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं भाई? सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो अभी देखते हैं कि अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड को रिएक्शन के लिए प्रोसीड करवाया जाए एसिड और बेस के साथ, तो क्या वो दोनों ही केसेस के अंदर सॉल्ट और वाटर बना लेगी? तो देखो, Al2O3 आपकी क्या होगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम किसके साथ? HCl, जो कि क्या है? एसिड। HCl क्या हो गया? एसिड। अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई? सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। और सॉल्ट क्या बन जाएगा आपका? AlCl3 प्लस H2O। AlCl3 प्लस H2O क्या बन गया आपका यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में? ये तो हो गया सॉल्ट और ये आपका वाटर हो गया। ऐसी अगर Al2O3 की रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाएगी? बेस के साथ। बहुत कॉमन सा बेस है NaOH। ये क्या हो गया भाई? बेस। तो ये यहाँ पे भी क्या रिएक्शन प्रोसीड करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका नेचर क्या है? दोनों दोनों तरीके का, मतलब बेसिक भी और एसिड भी। जब ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसका नेचर कैसा हो गया? बेसिक। यहाँ पे कैसा है इसका नेचर? बेसिक। और जब ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे इसका नेचर कैसा हो गया भाई? एसिडिक। कैसा हो गया? एसिडिक। तो एसिड और बेस के फॉर्मेशन से क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पर भी ये सिमिलर क्या करेगा? सॉल्ट बना देगा। यहां पर क्या बन गया आपका? सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। देखो, ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड। यहाँ पर आपका बन गया AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि आपका सॉल्ट है। ये वही वापस से क्या हो गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे NOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो जो सॉल्ट बना उसका नाम क्या हो गया? सोडियम एल्यूमिनेट। और H2 वाटर आपका हो गया। तो मेटल्स की जब रिएक्शन हो रही है एयर के साथ तो क्या बनती है आपकी भाई? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड्स जनरली कैसी होती है नेचर में? बेसिक होती है। लेकिन कुछ ऐसी ऑक्साइड हैं जो दोनों ही नेचर को शो करती है, एसिडिक और बेसिक को। ऐसी ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो उनकी रिएक्शन एसिड और बेस दोनों के साथ मैंने आपको बता दिए। दोनों के अंदर क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा। आगे चलते हैं इसी के अंदर। आपकी मेटल ऑक्साइड जितनी होंगी तो मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कैसी होती है भाई? वाटर के साथ इनसॉल्युबल मतलब वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगी। बट मोस्टली लिख दिया तो कुछ तो होती हैं। अब कुछ होती हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए सोडियम की ऑक्साइड मान लीजिए, पोटेशियम की ऑक्साइड मान लीजिए। तो सोडियम की ऑक्साइड क्या हो जाएगी भाई? Na2O। पोटेशियम की ऑक्साइड भी क्या हो जाएगी? K2O। इनको अगर रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ? वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवा दिया जाए? वाटर के साथ। तो वहां पर ये
but Na and potassium forms alkali, that is बेस फॉर्म कर लेती है कब, जब वाटर के साथ रिएक्ट करवा दी जाए. Na and potassium forms alkali when reacts with water. अभी हम वाटर के साथ रिएक्शन वापस पढ़ेंगे मेटल की, तो वहां पर और सारी ऑक्साइड्स या मेटल्स की डायरेक्ट रिएक्शन वाटर के साथ किस तरीके से होती है उसको भी पढ़ेंगे. अभी हम ये सिर्फ पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शन है, इसको देख लेते हैं. सोडियम की ऑक्साइड है और यहाँ पर क्या है, पोटेशियम की ऑक्साइड. बेस बनेगा, तो बेस किससे रिप्रेजेंट होता है आपका OH से, तो यहाँ पर बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर बन जाएगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ये तो हो गया अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड. और यहाँ आपका हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ अब आपको बात समझ में आएगी कि मोस्टली जो आपकी मेटल ऑक्साइड होती है इनसॉल्युबल होती है वाटर में, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनकी ऑक्साइड क्या होगी, सॉल्युबल होगी वाटर में, और वो वाटर में सॉल्युबल होने के बाद जो प्रोडक्ट बनाएगी वो कैसा होगा, एल्कलाई, दैट इज बेस होगा वो. यहाँ तक की बात समझ में आ गई. इसके आगे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं. तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो रिलेटेड है. अभी हम जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं मेटल विद एयर, तो मेटल की जब एयर के साथ रिएक्शन होती है मेटल ऑक्साइड बनता है, लेकिन उससे ही रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमें पढ़ना है. जैसे कि पहला फैक्ट है यहाँ पे, सोडियम रिएक्ट वाइग्रसली विद ऑक्सीजन दैट दे कैन कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन. मतलब कि सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत रैपिडली रिएक्ट करेंगे, वाइग्रसली रिएक्ट करेंगे. अगर उनको हम ओपन में रख देंगे तो उनके अंदर इतना रिएक्शन होने की वजह से आग भी लग सकती है. तो इसीलिए कैरोसिन ऑयल के अंदर किसको रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है. सेकंड फैक्ट है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेसेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड टू प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन. कुछ मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इन सब की सरफेसेस ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर किसके थ्रू कवर कर दी जाती है भाई, ऑक्साइड के थ्रू कवर कर दी जाती है. किस लिए कर दी जाती है कवर, क्योंकि जब ये एटमॉस्फेयर में रहेंगे और इनको कहीं से हीट प्रोवाइड हो जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा. तो इसलिए वो ऑक्सीडेशन ना हो, इसीलिए पहले से ही वहां पर क्या कर दी जाती है भाई, ऑक्साइड की थिन लेयर लगा दी जाती है. आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न वाइग्रसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम. आयरन जो है हमारा, उसका बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो ऐसे हवा में गर्म करने से या हीट प्रोवाइड करने से जलता नहीं है. लेकिन वहीं पर हम किसकी बात करें, आयरन फिलिंग्स. आयरन फिलिंग्स मतलब कि आयरन का पाउडर फॉर्म हो गया, उसको अगर हम जलाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी जलने लग जाता है जैसे उसको फ्लेम के कांटेक्ट में लेके आएंगे. सिल्वर और गोल्ड ये रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ इवन एट हाई टेम्परेचर. अगर आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके सोचेंगे रिएक्शन हो जाएगी, तो वहां पे भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं. ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके यहाँ डिफाइन किए हुए हैं. एक फैक्ट और भी है इसके अलावा जो कि मैं अभी आपको मेंशन करता हूं. कॉपर डू नॉट बर्न इन एयर. कॉपर नहीं जलता है, बट इन द presence of oxygen a black colored coating of Cu, that is copper oxide, is
deposited on the metal, मतलब कि जो हमारा कॉपर है वो डायरेक्टली बर्न नहीं करता है एयर के अंदर, लेकिन जब उसको बर्न किया जाता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने की वजह से उसके ऊपर क्या आ जाती है, एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। और वो कोटिंग किस चीज की होती है, कॉपर ऑक्साइड की होती है। किस चीज की होती है, कॉपर ऑक्साइड की होती है। तो ये जल तो नहीं जाएगा, लेकिन इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाएगी जो कि किसकी होगी, कॉपर ऑक्साइड की होगी। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपके फर्स्ट रिएक्शन जो मेटल की एयर के साथ है उससे रिलेटेड थे। अब इनके अलावा एक छोटी सी टर्म और है जो हमको डिस्कस करनी है, जो भी आपकी इसी रिएक्शन से रिलेटेड है। उस टर्म का नाम है एनोडाइजिंग। क्या है टर्म का नाम भाई, एनोडाइजिंग। अब एनोडाइजिंग में से एक वर्ड यहां से हम देख सकते हैं जो अलग से निकल के आ रहा हुआ, क्या है, एनोड। क्या है भाई, एनोड। तो मतलब यहाँ किससे रिलेटेड है ये वर्क, एनोड से रिलेटेड है। अब एनोड से रिलेटेड क्या है, इसके अंदर होता क्या है पहले वो बता देता हूं मैं आपको। It is the process of forming a thick layer of aluminium oxide। क्या किया जाता है, एनोडाइजिंग के अंदर एक थिक लेयर बनाई जाती है, किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। बनाई क्या जाती है, किसी भी मेटल के ऊपर जब आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर कर देंगे, मतलब वहां पे क्या कर दिया आपने, एनोडाइजिंग कर दिया, तो वहां पे आगे कॉरोजन नहीं होगा। तो टू प्रिवेंट कॉरोजन, किस लिए किया जाता है भाई, ये कॉरोजन से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट कॉरोजन। अभी किया कैसे जाता है, जाती है टू प्रिवेंट कॉरोजन। अब इसको ऑब्टेन कैसे किया जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कैसे किया जाएगा ऑब्टेन इसको, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू आप इसको क्या करोगे, ऑब्टेन करोगे। अब जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा उस इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर डाइल्यूटेड H2SO4 का यूज होगा। किसका यूज होगा, डाइल्यूटेड H2SO4 का। और वहां पर जो कैथोड और एनोड है, जो रॉड होगी वो किसकी होगी, एल्यूमिनियम रॉड होगी। एल्यूमिनियम रॉड होगी किसके लिए, फॉर कैथोड एंड एनोड। एनोड और कैथोड के लिए क्या होगी भाई, आपके एल्यूमिनियम की रॉड होगी। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बना के बता देता हूँ। मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर एक रॉड यहाँ होगी, एक रॉड यहाँ होगी, और ये दोनों ही कनेक्टेड होगी ऊपर। ये दोनों रॉड्स तो किसकी होगी, आपकी एल्यूमिनियम की होगी। किसकी होगी भाई, एल्यूमिनियम की। और इसके अंदर जो लिक्विड फिल है वो लिक्विड कौन सा हो जाएगा आपका, H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में। डाइल्यूट फॉर्म का मतलब ही क्या होता है कि वाटर के अंदर मिल जाना। वाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा कर दी जाए जब एसिड के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा आपका, डाइल्यूटेड एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका H2SO4 है, और यहाँ से अब क्या हो जाएगा, करंट को पास करवा दिया जाएगा। तो जो करंट को पास करवाएंगे तो एनोड और कैथोड दोनों पे ही क्या है, एल्यूमिनियम है होने को। तो क्या है, दोनों पर ही एल्यूमिनियम है, एनोड और कैथोड पर। बट जहां आपका एनोड है वहां पर तो क्या आके डिपॉजिट होगी, ऑक्सीजन डिपॉजिट होगी। क्या डिपॉजिट होगी, आके ऑक्सीजन। और जो आपका कैथोड है वहां पर हाइड्रोजन आके डिपॉजिट होगी। तो एनोड के ऊपर ऑक्सीजन होगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका Al2O3, मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा भाई, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। और इसी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को जब कंटिन्यूअसली बार बार डिपॉजिट होता रहेगा तो वहां पर क्या बन जाएगी, थिक लेयर बन जाएगी। और उस थिक लेयर का हम यूज किस लिए करते हैं, टू प्रिवेंट द कॉरोजन फॉर मेटल्स। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर लोगे, एनोडाइजिंग को कंप्लीट कर लोगे, एल्यूमिनियम की थिक लेयर बना लेंगे और उसका हम यूज करेंगे प्रिवेंशन इन कॉरोजन। ये आपका फर्स्ट रिएक्शन जो आपकी मेटल की एयर के साथ है वो कंप्लीट हो गई। उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे, जितनी भी और टर्म्स थी जिनको हम डिस्कस करना जरूरी था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे आपकी रिएक्शन है वाटर के साथ, किसकी, मेटल्स की। मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ है, तो वो हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।